जनवरी 1941, कोलकाता की एक ठंडी रात। शहर सो रहा था, लेकिन एक घर के बाहर जाग रही थी ब्रिटिश पुलिस की आंखें। एल्गिन रोड का वह मकान किसी साधारण परिवार का घर नहीं था। यह उस आदमी का घर था जिससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। सुभाष चंद्र बोस घर के बाहर पहरा था। हर आने जाने वाले पर नजर थी। फोन सुने जा रहे थे, चिट्ठियां देखी जा रही थी। अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि इस बार उन्होंने अपने सबसे खतरनाक विरोधी को कैद कर लिया है। लेकिन उसी घर के भीतर एक ऐसी योजना जन्म ले चुकी थी जो इतिहास के सबसे साहसी पलायनों में गिनी जाने वाली थी, क्योंकि कुछ घंटों बाद एक कैदी नहीं, पूरा साम्राज्य गायब होने वाला था। यही वह रात थी जब सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वह बन गए एक रहस्य। लेकिन इस रात को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस लड़के तक जिसके भीतर बचपन से ही तूफान पल रहा था। 23 जनवरी 1897, कटक। एक सम्मानित बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष बचपन से ही बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां सुभाष अक्सर किताबों में डूबे रहते। लेकिन यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। वह सवाल पूछते थे, हम गुलाम क्यों हैं? अंग्रेज हम पर राज क्यों करते हैं? क्या भारत हमेशा ऐसा ही रहेगा? उनके पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा अफसर बने। परिवार चाहता था कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। और सच कहे तो सुभाष के पास वह सब था जो उस समय लाखों भारतीय सिर्फ सपना देख सकते थे। अच्छी शिक्षा, संपन्न परिवार, समाज में सम्मान। लेकिन कुछ लोग आराम के लिए पैदा नहीं होते, कुछ लोग इतिहास बदलने के लिए आते हैं। कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान सुभाष पर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा असर पड़ा। विवेकानंद कहते थे, कमजोरी पाप है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। यह शब्द सुभाष के भीतर उतर गए। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी। उस दौर में ICS सिर्फ नौकरी नहीं थी, सत्ता का प्रतीक थी। बहुत कम भारतीय वहां पहुंच पाते थे। सुभाष ने परीक्षा शानदार अंकों से पास की, पर फिर उन्होंने ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सोचिए, एक युवा जिसने जीवन की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की, वह उसे ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि वह गुलामी की सरकार की सेवा नहीं करना चाहता था। यहीं से वह रास्ता शुरू हुआ जहां लौटने का कोई विकल्प नहीं था। भारत लौटकर वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1938 में वह कांग्रेस अध्यक्ष बने। यह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था, लेकिन उनके विचार अलग थे। वह मानते थे कि अंग्रेजों से निर्णायक टकराव जरूरी है। केवल निवेदन, केवल प्रतीक्षा, केवल नैतिक अपील काफी नहीं होगी। उनका सपना था एक आधुनिक, औद्योगिक, शक्तिशाली भारत। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया, लेकिन परिणाम आया और इतिहास बदल गया। सुभाष जीत गए। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह संदेश था कि देश का बड़ा वर्ग तेज और निर्णायक नेतृत्व चाहता है। लेकिन जीत के साथ संघर्ष भी आया। कांग्रेस के भीतर विरोध बढ़ गया। बड़े नेताओं ने साथ देना कम कर दिया। काम करना मुश्किल हो गया। अंततः सुभाष ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनका संदेश साफ था, आजादी तुरंत चाहिए, पूरी चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए। अंग्रेज अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उन्हें पता था कि यह आदमी अगर खुला घूमता रहा तो देश में आग लगा देगा। 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में सुभाष ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंग्रेज सरकार घबरा गई। अगर जेल में उनकी मौत हो जाती तो पूरे भारत में विद्रोह भड़क सकता था, इसलिए उन्हें रिहा किया गया। लेकिन यह आजादी नहीं थी। उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। घर के बाहर पुलिस, हर कमरे पर नजर, हर मेहमान संदिग्ध, हर आवाज पर पहरा। अंग्रेजों को लगा अब खेल खत्म। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, कुछ लोग बंद कमरे में टूटते नहीं, योजना बनाते हैं। नजरबंदी के दौरान सुभाष शांत दिखते थे, परिवार के साथ समय बिताते, कभी पढ़ते, कभी लिखते। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर हर दिन एक नई तैयारी हो रही थी। रास्ते देखे जा रहे थे। 16 जनवरी 1941, रात गहरी हो चुकी थी। पहरेदारों की आंखों में भी थकान उतर चुकी थी। घर के भीतर परिवार सामान्य दिन जैसा व्यवहार कर रहा था। फिर एक कमरे में सुभाष अपना रूप बदल रहे थे। दाढ़ी, लंबा चोगा, अलग चाल, अलग हाव भाव। कुछ ही देर में वह सुभाष नहीं दिख रहे थे।
वह बन चुके थे एक पठान यात्री। दरवाजा खुला, कदम बाहर पड़े और जिस आदमी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर रखा था वह उनकी आंखों के सामने से निकल गया। बिना शोर, बिना गोली, बिना किसी चेतावनी के भारत के सबसे बड़े वांछित व्यक्ति अपने ही देश में अनजान बनकर यात्रा कर रहे थे। फिर पेशावर, यहां से असली खतरा शुरू होता था। अब सिर्फ अंग्रेज पुलिस नहीं, सीमाएं, जासूस, पहाड़ी रास्ते और अनजान दुनिया सामने थी। अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। भाषा अलग, लोग अलग, पहचान खुलने का खतरा हर पल। लेकिन सुभाष को पता था, अगर भारत को बाहर से आजाद कराना है तो भारत से बाहर निकलना ही होगा। दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अफगानिस्तान पहुंचे। जब ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला कि उनका सबसे बड़ा कैदी गायब हो चुका है तो हड़कंप मच गया। पूछताछ शुरू हुई, रिपोर्टें भेजी गई, सीमाओं पर संदेश गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस अब ब्रिटिश गिरफ्त से बाहर थे और यही वह पल था जब उनकी लड़ाई भारतीय राजनीति से निकलकर विश्व राजनीति में प्रवेश कर गई। अब सवाल था, वह जाएंगे कहां? अफगानिस्तान की ठंडी सरहदों के बीच खड़ा वह आदमी सिर्फ भागा हुआ नेता नहीं था, वह एक योजना था, एक खतरा था, एक उम्मीद था। और दुनिया युद्ध में जल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन व्यस्त था, जर्मनी आक्रामक था, जापान आगे बढ़ रहा था। सुभाष ने यह सब देखा और समझ लिया कि यह भारत के लिए अवसर भी हो सकता है। लेकिन अवसर और खतरे के बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि अब उन्हें ऐसे देशों से बात करनी थी जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिनके हाथ भी साफ नहीं थे, जिनके साथ खड़ा होना भविष्य में विवाद भी बन सकता था। लेकिन अगर दुश्मन अंग्रेज है तो क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन सकता है? यही वह सवाल था जिसका जवाब ढूंढने नेताजी यूरोप की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले सालों में वह सेना खड़ी करेंगे, तुम मुझे खून दो का नारा देंगे, भारत की धरती तक पहुंचेंगे और फिर एक दिन अचानक इतिहास से गायब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें मिलना था दुनिया के सबसे खतरनाक नेताओं से। उन्हें खेलना था युद्ध की सबसे खतरनाक शतरंज और उन्हें लेना था ऐसा फैसला जो आज भी बहस का विषय है। अगले एपिसोड में कैसे एक भारतीय नेता जर्मनी पहुंचा, हिटलर से मिला, पनडुब्बी से समुद्र पार किया और आजाद हिंद फौज को जन्म दिया। वह कहानी जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी।